नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन रहा। बता दें, सड़कों पर वाहनों की कम आवाजाही दिखी। सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। ऐसे में दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी जैसे सार्वजनिक परिवहन का संचालन जारी है। कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया था। वीकेंड कर्फ्यू लगाने का दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार का ये अहम फैसला। और ऐसे में आपको बता दें, लगातार आंकड़े जब बढ़ रहे हैं तो लोगों को समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। लगातार जागरूक किया जा रहा था। हालांकि कई बार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने आग्रह किया कि किसी भी तरीके की यहां पर नियम ना तोड़े जाएं, लेकिन अगर कोरोना के आंकड़े बढ़ते हैं तो सख्ती करने पर सरकार मजबूर हो जाएगी। लेकिन अब आंकड़े जब बढ़ चुके हैं तो ऐसे में सरकार की तरफ से सख्ती की गई और वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन रहा। ऐसे में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बहुत कम दिखी। दिल्ली से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने लोगों को परेशान कर दिया। और हालांकि आपको ये बता दें कि लोगों की परेशानी का कारण वो खुद हैं, क्योंकि जब जागरूक किया जा रहा था। फिलहाल ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। उन्होंने लिखा है, कोरोना के चलते आज और कल दिल्ली में कर्फ्यू है, कृपया इसका पालन करें, हम सब इसको मिलकर हराएंगे। तो ये ट्वीट हमने आपको दिखाया है स्क्रीन पर। संवाददाता गुलशन सैफी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। गुलशन, ये जो कर्फ्यू लगाया गया है आज और कल दिल्ली में कर्फ्यू, ये ट्वीट भी सामने आया है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का। अगर हम करें तस्वीरों की इस कर्फ्यू के दौरान, कैसी तस्वीरें रही हैं? देखिए, तस्वीरें बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक हैं। जिस तरह लोगों को उम्मीद थी कि वीकेंड पर बिल्कुल शांति रहेगी, कर्फ्यू के दौरान लोग इस कर्फ्यू को वायलेंस नहीं करेंगे, फिलहाल अभी तक तो वैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है कि लोग अपने घरों में कैद हैं और लोग पूरी शिद्दत के साथ इस वीकेंड कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने दिल्ली वालों से अपील की है कि हम मिलकर इस कोरोना को हराएं। और ये ट्वीट भी जरूरी था और ये सोच भी जरूरी है, क्योंकि जब लोगों को जागरूक किया जा रहा था उस वक्त लोग लापरवाही कर रहे थे। बिल्कुल। और जिसकी वजह से आज नतीजे बढ़कर 11,000 से देखिए शुरुआत हुई, 12,000, 13,000 और आज 19,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो लिहाजा ऐसे में कड़े फैसले लेना एक बेहद जरूरी कदम था, जिसको दिल्ली सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं कुंभ मेले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कुंभ को प्रतीकात्मक दिखाया है। तो उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, कुंभ प्रतीकात्मक है। और पीएम ने महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से बात भी की है। पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया है महाकुंभ को लेकर। कुंभ को प्रतीकात्मक बताया उन्होंने और साथ ही उन्होंने महामंडलेश्वर अवधेशानंद से बात भी की है। तो कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। और साथ ही उन्होंने महामंडलेश्वर से भी बात की है, महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से बात की उन्होंने। तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही बात करते हुए उन्होंने साधु संतों का हाल जाना है। महाकुंभ को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए, खास बात। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ब्रजेश, पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया है, उन्होंने कुंभ का हाल जाना, जो साधु संत हैं उनके भी हाल जाने और प्रतीकात्मक रखने की बात कही है कुंभ को।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये सबसे बड़ा बयान भी है, सबसे बड़ा ट्वीट है इस महीने में, क्योंकि अब कुंभ को लेकर के उंगलियां उठने लगी थी। कुंभ में न जाने कितने साधु संत संक्रमित हो गए। निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा ने कुंभ के समापन की घोषणा कर दी। उसके बाद बाकी अखाड़े उस पर ऐतराज जता रहे थे। कल ही जूना अखाड़े का एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि कुंभ चलता रहेगा और अपने नियत तिथि पर ही खत्म होगा। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के हैं अवधेशानंद जी से बातचीत की है और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि कुंभ प्रतीकात्मक हो। सीधा सा मतलब ये है कि कुंभ को अनौपचारिक तौर पर समाप्त कर दिया जाए, जो है केवल उसमें रस्म अदायगी होगी। जो 27 तारीख को स्नान होगा, संत सांकेतिक तौर पर जाएं और जाकर के गंगा में डुबकी लगा करके स्नान करके चले आएं, ताकि जो शाही स्नान की परंपरा है वो भी नहीं टूटे और इसके साथ ही जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, वो भी लिए जा सके। तो ये एक तरह से संकेत है। ये बात मान के चलिए कि अब कुंभ को एक तरह से देखा जाए तो अब एक आध दिन के अंदर मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद भी इस बात की घोषणा कर सकती है कि अब जो इस कोरोना को देखते हुए, देश में जिम्मेदारी को समझते हुए हम इस कुंभ को समाप्त करते हैं। केवल सांकेतिक तौर पर जो है साधु संत स्नान करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि सरकार पर सवाल भी खड़े हो रहे थे। सवाल इस मायने में खड़े हो रहे थे कि जब मुद्दा जमात का आया था तब जो है जबरदस्त तरीके से एक्शन किया गया था, लेकिन कुंभ को लेकर के कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। उत्तराखंड सरकार लगातार कह रही है कि कुंभ अपनी नियत तिथि में पूरा होगा, जबकि हकीकत यह है कि पूरे अखाड़ों के अंदर अभी आप देखिए जो भी बड़े बड़े संत थे उसमें से बहुत सारे संत इन्फेक्टेड हैं। तमाम जो शाही स्नान में शामिल होने वाले संत एक के बाद एक, कल ही 90 की तादाद जो है सामने आई है संतों की। जब कल चूंकि कैंपेन पूरा चलाया जा रहा था, जो है टेस्टिंग कैंपेन, उस वक्त जो है तो कोरोना बड़े लेवल पर जो है अखाड़ों में है और ऐसे में ये विकराल रूप धारण करे उससे पहले अगर कुंभ को समाप्त कर दिया जाए तो बेहतर होगा। तो प्रधानमंत्री कुंभ को समाप्त करने की जैसे कि बात कही गई थी निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़ा की तरफ से, उसको लेकर कई अखाड़ों के संतों ने विरोध जताया और माफी मांगने की तक बात कर डाली। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक अखाड़ा कुंभ की समाप्ति की घोषणा नहीं कर सकता। उसका बाकायदा एक नियम है, एक कमेटी अखाड़ा परिषद इस बात को तय करता है। अखाड़ा परिषद सभी 13 अखाड़ों को मिलकर के बनाई गई एक संस्था है। अखाड़ा परिषद तय करता है कि कुंभ होगा या नहीं होगा, कुंभ कब तक चलेगा, कुंभ किस समय चलेगा। ज्योतिष परिषद उसकी तिथियां घोषित करता है जो है। तो ये पूरी एक साथ संगत जो है एक कमेटियां हैं। तो अब अगर अखाड़ा परिषद जिस तरह से जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद जी से बात किया प्रधानमंत्री ने, अगर अखाड़ा परिषद इस पर पुनर्विचार करता और सरकार इस पर सहमत हो जाती है, यानी कि उत्तराखंड की सरकार और अखाड़ा परिषद के बीच में अगर ये तय हो जाता है कि कुंभ को अब यहीं से समाप्त कर देना चाहिए, तो कुंभ के समापन की घोषणा कर दी जाएगी। हाँ, 27 तारीख के स्नान के लिए कुछ प्रिविलेज दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि आप सांकेतिक तौर पर यहाँ पर हर अखाड़े से 10-10, 11-11 लोग जो है आकर के शाही स्नान करें और वो परंपरा का निर्वहन करें। लेकिन जिस तरह से लाखों की भीड़, आप देखिए कि जब 12 तारीख का स्नान था उसमें 27 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। 14 तारीख के स्नान में 13 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। अगर 13 लाख और 27 लाख लोग एक जगह पर एकत्र होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग बचेगी कहाँ। तो ऐसे में इस आपदा की घड़ी में हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं को तो पूरा करना है, रवायतों को पूरा करना, लेकिन इसके साथ ही देश को बचाना भी है। और इसलिए खुद प्रधानमंत्री ने अब ये पहल की है। अब देखना ये होगा कि अखाड़ों की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। ठीक है, बने रहिए ब्रजेश हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स लेंगे। और दिल्ली से खबर है जहां लगातार हम बड़ी खबरों को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच दिल्ली में भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तो दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बैठक करेंगे। ऐसे में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वो बैठक करने जा रहे हैं और कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर इस बैठक के दौरान समीक्षा करेंगे। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस बैठक को करने जा रहे हैं। फिलहाल कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर खास चर्चा होगी और समीक्षा होगी इस बैठक में।
ब्रजेश श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, आज ये जो बैठक होने वाली है, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक होगी, खास अगर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बात कर लें और कोरोना के आंकड़ों को लेकर बात करें, समीक्षा हो सकती है और क्या कुछ खास रह सकता? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बेलगाम हो चुका है कोरोना संक्रमण के दायरे मामले जो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब राज्यों में संकट खड़ा हो गया है। वो फिर चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, वेंटिलेटर बेड्स की बात करें, आईसीयू की बात करें, तो एक तरह से देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। तमाम राज्यों से खबरें आ रही हैं कि वहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन 50-50 हजार रुपए तक में ब्लैक किया जा रहा है। तब आप समझिए कि एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, वो कैसे उसका उपचार करा पाएगा। इन्हीं सब समस्याओं के बीच, आपदाओं के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जो है अब आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर के भी कई जगह वैक्सीन की कमी की शिकायतें भी लगातार आ रही हैं, तो उसकी भी समीक्षा करेंगे। लेकिन उससे सबसे ज्यादा जो सबसे अहम बात यह है कि अस्पतालों में प्रॉपर बंदोबस्त कैसे किए जाए, कैसे इंतजामात संपूर्ण किए जाए जो है, और वहां भर्ती होने वाले मरीजों को प्रॉपर फैसिलिटीज कैसे मिल पाए और कमी किस चीज की है, जो ऑक्सीजन से लेकर के इंजेक्शन तक जो दवाएं कोरोना के लिए लाभदायक हैं, उन दवाओं की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही हॉस्पिटल में L1 से लेकर L3 लेवल के हॉस्पिटल्स की जो इजाफा कैसे किया जाए उन्हें, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज डॉक्टर हर्षवर्धन सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। उनकी समस्याएं जानेंगे, उनकी समस्याएं जान करके उसको जो है दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इस बीच अगर हम देख रहे हैं आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और एक रणनीति की बेहद जरूरत है इस वक्त, क्योंकि देश भर में आंकड़ों को लेकर बात करें तो लगातार 2 दिन से 2 लाख से ज्यादा का आंकड़ा बैठ रहा है। ये स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। हर दिन कोरोना अपने पुराने आंकड़े तोड़ रहा है, सब हर दिन। आप हर दिन पहले से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, ज्यादा मौतें सामने आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि आंकड़ों से ज्यादा स्थिति जमीन पर भयावह नजर आ रही है। अस्पतालों की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, जिन्हें बेड मिल भी गए हैं उनको दवाएं नहीं मिल रही हैं। अब आप सोचिए कि इस तरह के हालातों में कैसे, अगर अस्पतालों की जिम्मेदारी है, अस्पतालों में अगर मरीजों को एडमिट किया जाता है तो फिर इंजेक्शन ढूंढ करके लाने की जिम्मेदारी उनके तीमारदारों की क्यों है? आपको एक एक रेमडेसिविर के लिए जो है लोग जुगाड़ लगा रहे हैं, लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं जो है, और मुंह मांगी कीमत पर रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे जा रहे हैं। तो ये व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना सरकार का काम है, और सरकार ये सुनिश्चित करे कि समय पर हर किसी को इंजेक्शन मिले, हर किसी को दवा मिले, और जो हाहाकार की स्थिति है इसको पटरी पर लाया जाए। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री आज एक बार फिर सभी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और वहीं स्वामी अवधेशानंद ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महाकुंभ को लेकर ट्वीट किया था उसके जवाब में ये ट्वीट सामने आया है। उन्होंने उस ट्वीट में साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं, जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है, जनता से अपील है कि भारी संख्या में स्नान करने न आए। स्वामी अवधेशानंद का ये ट्वीट सामने आया है, प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं, जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है, जनता से अपील है कि भारी संख्या में स्नान करने ना आए। तो कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए इस तरीके की स्थिति सामने आ रही है। फिलहाल महाकुंभ को लेकर जो आह्वान किया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, उसको लेकर स्वामी अवधेशानंद ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं स्वामी अवधेशानंद का, जिसमें लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं, जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है, मेरा धर्म परायण जनता से आग्रह है कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए न आए एवं नियमों का निर्वहन करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो इलाहाबाद से खबर, हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच आज बंद रहेगी। बढ़ते कोरोना के चलते ये फैसला लिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा, इसीलिए इसको बंद किया गया है। बता दें, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। ऐसे में आपको ये बता दें
कि कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच आज बंद रहेगी और सैनिटाइजेशन का काम होगा। बढ़ते कोरोना के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो अगर हम कोर्ट परिसर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक जगह ही नहीं, कई जगहों पर अधिवक्ता और जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको देखते हुए बेंच बंद भी की गई है और सैनिटाइजेशन का काम किया गया। इलाहाबाद से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच बंद की गई है आज कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया। आलोक मालवीय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आलोक, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस बीच हम सिर्फ एक जगह की बात नहीं करेंगे, कई कोर्ट की बात कर लेते हैं। जज और अधिवक्ता कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। फिलहाल हम अगर हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच की बात करें तो आज बंद की जा रही है, सैनिटाइजेशन का काम होगा। फिलहाल अगर हम स्थिति को लेकर बात करें तो क्या स्थिति? जी कोमल, देखिए जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज है वहाँ कोरोना का खतरा काफी बढ़ गया है। पूर्व महाधिवक्ता बीसी मिश्रा की इसमें डेथ हो गई है। इसके साथ ही कई अधिवक्ताओं को भी कोरोना ने चपेट में लिया और उनका निधन हो गया, जिस वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में हड़कंप मचा हुआ है। इसी बात को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि पूरे कोर्ट परिसर को क्लीन किया जाए, साफ किया जाए, सैनिटाइज किया जाए, ताकि कोरोना के जो वायरस है वो खत्म हो जाए और जो अधिवक्ता है वो सुरक्षित रहे और वहाँ कर्मचारी भी सुरक्षित रहे। जिस वजह से यह बड़ा निर्णय लिया गया है कि सैटरडे और संडे 2 दिनों के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ और प्रयागराज की प्रधान पीठ पर सैनिटाइजेशन का काम किया जाए। सैनिटाइजेशन का काम करने के साथ ही उसे पूरी तरह से क्लीन किया जाए और कोरोना के वायरस के खतरे से दूर किया जाए। फिलहाल संगम नगरी प्रयागराज सहित पूरे उत्तर प्रदेश में संडे का लॉकडाउन भी किया गया है, जिस वजह से साफ सफाई के लिए और समय मिल गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट अब सोमवार को खुलेगा। हालांकि हाईकोर्ट की कुछ मुख्य पीठें ही बैठ रही हैं और बाकी की जो सुनवाई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। इसके बाद भी जो कर्मचारी हैं उन्हें वहां आना पड़ता है और पूरी लेखा जोखा रखना पड़ता है, जिस वजह से पूरे इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर और उनके कर्मचारियों के परिसर को क्लीन करने के लिए 2 दिनों का समय लिया गया है। जी कोमल। ठीक है, चलिए आलोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और महोबा में कोरोना बम फूटने से हड़कंप मच गया। एक दिन में 87 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए हैं। अब तक जिले में 300 एक्टिव केस है। पुलिस मास्क बांटकर लोगों को जागरूक भी कर रही है। ऐसे में लगातार जब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो पुलिस की ओर से सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। फिलहाल लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस आगे बढ़ रही है। मास्क बांटकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। बहरहाल अगर हम बात करें कि यूपी के कई ऐसे जिले जहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, क्योंकि बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए ये वक्त की जरूरत भी है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों में कोरोना का संक्रमण जो है बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और बड़ी संख्या में लोग जो है कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर हम जनपद महोबा की बात करें तो आज ही हम लोगों के पिछले दिन से 6 गुना ज़्यादा केसेज आए हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है कोविड पॉजिटिव आते चले जा रहे हैं। इसका जो प्रमुख कारण वो है कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे हैं। अभी भी लोग अपने मास्क पहनकर मार्केट में नहीं निकल रहे हैं, ओपन में नहीं निकल रहे हैं। अभी भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। इसी चीज़ को इन्फोर्स कराने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो कोई भी आदमी मास्क बिना पहने बाहर निकलता है या जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन नहीं करता है। और खबर नोएडा से, कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर प्रशासन सतर्क है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने जिले का निरीक्षण किया है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा है कि कोरोना महामारी में लापरवाही नहीं चलेगी। लोगों को मास्क लगाने के लिए उन्होंने कहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाए।
मास्क नहीं लगाने पर 1000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो बता दें, यूपी में जिस तरीके से नियम लागू किए गए हैं कि पहली बार में मास्क ना पहनने पर 1000 का जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। तो नोएडा से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने जिले का निरीक्षण किया। कोरोना महामारी में लापरवाही नहीं चलेगी, बिना मास्क पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।